सबसे पहले हम बात करेंगे बीएफडी के मेन पैरामीटर्स, है ना। तो मेन पैरामीटर से पहले सप्लाई बीएफडी कैसे काम करती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने 3 फेज सप्लाई ली, तो 3 फेज सप्लाई सबसे पहले रेक्टिफायर को जाएगी। रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एसी टू डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले जो एसी हम दे रहे हैं वो एसी पहले डीसी में कन्वर्ट हो रही है। तो बीएफडी के अंदर पहले रेक्टिफायर सेक्शन होता है जहाँ पे डीसी बनती है। अब डीसी कितनी बनेगी बोलो। अगर मान लो 415 है 3 फेज, तो डीसी कितनी बनेगी 24 वोल्ट। 3 फेज 415 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, इससे हम बना रहे हैं डीसी। तो डीसी कितनी बनेगी, एसी को डीसी बदलते हैं तो एसी से डीसी बनती है, तो कितनी बनती है क्वेश्चन ये है। जैसे मान लो आप दे रहे हैं 220 वोल्ट एसी और इसे बनाना है डीसी में, तो डीसी कितनी होगी। हम सीधा कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने रेक्टिफायर लगा दिया, सीधा हमने लिया 200 ये दे दी, रेक्टिफायर लगा दिया। अब हम कम थोड़ी कर रहे हैं, कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थोड़ी लगा रहे हैं कि वोल्टेज कम नहीं कर रहे। ये कितना बनाएगा, कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन ये है, ये करेगा इसका 415 में √3 का गुणा कर दो, कितना आता है देखो। 718 वोल्ट डीसी आपको यहाँ मिल जाएगी। 415 की 3 फेज 415 का हम देंगे ना, तो ये वोल्टेज हमारा बढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। अब ये वोल्टेज जो हमारा, जैसे हम देते हैं सर्वो ड्राइव होती है ना, सर्वो और बीएफडी इन दोनों में यही चीज़ चलती है। जैसे हमारी 3 फेज है 220 वोल्ट, ध्यान देना, क्या 3 फेज 200 वोल्ट टू एसी टू डीसी कितना बनेगा, लगभग 300 वोल्ट, 300 के करीब बनता है, ठीक है। तो जो बसवार होती हैं, जो सर्वो ड्राइव नहीं होती, सर्वो ड्राइव में भी यही चीज़ होती है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हमारी जो एसी हम सप्लाई देते हैं, एसी से डीसी बनती कितनी है, ये कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब आप कहेंगे कि कितनी बनती है और कैसे पता करें, उसका भी तरीका है। बीएफडी का मैनुअल खोल लो। पहले क्या बनी डीसी, तो डीसी में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ एसी से डीसी। अब एसी से डीसी बनने के बाद फिर अगेन फिर यहाँ पे IGBT, यहाँ पे क्या लगेगा, IGBT लगेगा, जो इस डीसी से अगेन एसी बनाएगा। और ये किसको जाएगी, ठीक है। तो ये IGBT क्या करेगा, ये जो हमारी वोल्टेज दे रहे हैं हम, ये वोल्टेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज। हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं वोल्टेज भी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज कितना है, मतलब हम ये दे रहे हैं किसको, बीएफडी को। किसको दे रहे हैं, बीएफडी को। तो मैं यहाँ पे बीएफडी का वर्किंग लिख दूँ मेन पैरामीटर की जगह, पैरामीटर इसके बाद ले लेंगे, वर्किंग है ना। कई बार होता है ना पैरामीटर के नीचे लिखा है तो आप कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए।
अब ये बताओ, हमने यहाँ से जो वोल्टेज दिया और फ्रिक्वेंसी दी वो दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और हमने बीएफडी को दिया, रेक्टिफायर सेक्शन ने इसका डीसी बनाया, डीसी बना के फिर इसको आईजीबीटी को दे दिया। तो अब यहाँ पे जो रेक्टिफायर है, तो यहाँ से अगेन क्या हो रहा है हमारा, ये कन्वर्ट हो रहा है ना। तो आगे जो हो रहा है डीसी से अगेन हमारी क्या बन रही है? एसी। ये क्या है? एसी। और ये कौन सी एसी है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज वाली एसी हमको मिल रही है। ठीक है, मतलब केवल फ्रीक्वेंसी ही वेरिएबल नहीं रहेगी, वोल्टेज भी रहेगी, दोनों रहेंगी, दोनों बढ़ेंगी और दोनों घटेंगी, दोनों एक साथ काम करेंगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारा हमने क्या करा, एसी से डीसी कन्वर्ट किया, डीसी से फिर एसी, तो उसे कहते हैं इन्वर्ट। क्या कहेंगे? इसीलिए इसका जो नाम है इन्वर्टर भी है। तो इसके 3 नाम हैं। एक है बीएफडी। बीएफडी क्यों है? इसे बीएफडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। आपने इतना बोलना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? ये हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे रहा है, मतलब ये कर क्या रहा है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वोल्टेज को भी कर रहा है। लेकिन वोल्टेज का नाम यहाँ पे नहीं है, फ्रीक्वेंसी का नाम है ना, लेकिन वोल्टेज को भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है, बट नाम किसका है? फ्रीक्वेंसी का। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो, इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या है? इन्वर्टर। तो आपने देखा होगा ये जो घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं, वो वाला इन्वर्टर होता है। तो वो वाला इन्वर्टर नहीं है ये इन्वर्टर वो है जो एसी आते हैं ना, इन्वर्टर एसी आजकल जो आ रहे हैं, उसमें भी यही होता है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, वेरिएबल वोल्टेज हमको मिलता है। फ्रीक्वेंसी नहीं, वोल्टेज को कंट्रोल करता है वो। तो कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं और वेरिएबल वोल्टेज वो हमको देता है, इसीलिए उसका नाम इन्वर्टर है। ठीक है ना? तो अब जो एसी होते हैं उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, रेक्टिफायर फिर आईजीबीटी। इन्वर्टर में भी यही सेक्शन आ रहे हैं, अब सब में यही चल रहा है। इवन आजकल जो सिंचाई में पंप यूज होते हैं ना, वहाँ भी बीएफडी लगती हैं। अब देखा होगा आपने, सोलर वाले पैनलों में, वैसे हर जगह ये इकोनॉमिक हो गया ना। इससे क्या है, कॉस्ट सेविंग होती है, एनर्जी सेविंग रहती है। इससे जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करेगा। ठीक है ना? तो इसके 2 नाम हो गए। क्या हो गए? बीएफडी और इन्वर्टर। क्यों है? क्योंकि ये एसी से डीसी, डीसी से अगेन एसी बना रहा है। तो पहले बदलने को कहते हैं कन्वर्ट करना, और वापस उसी फॉर्मेट में आ जाए तो उसको कहते हैं इन्वर्ट। कन्वर्ट का उल्टा इन्वर्ट, ध्यान रखना। समझ में आया? इन्वर्ट माने वापस, लेकिन यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ हमको वेरिएबल मिल गया। बोलो ये कितना क्लियर हो गया? इसका तीसरा नाम है, नंबर 1 बीएफडी, नंबर 2 इन्वर्टर, नंबर 3 एसी ड्राइव। एसी ड्राइव क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका तीसरा नाम है एसी ड्राइव। सो देयर आर 3 नेम्स ऑफ बीएफडी। पहला है बीएफडी, इन्वर्टर, एसी ड्राइव। इसके 3 नाम हैं, नोट कर लो। ये तीनों नामों से जाना जाएगा, जो नाम आप चाहें दें। तो पहले क्या हो रहा है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को और कांस्टेंट वोल्टेज को रेक्टिफाई किया, डीसी बनाया, डीसी से अगेन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, और वेरिएबल में करके हमने मोटर को दे दिया। इतना काम इस बीएफडी का है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है? तो हम दे रहे हैं 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इस मोटर के ना कुछ आरपीएम भी होंगे भाई। जब ये मोटर है ना तो आरपीएम भी होते हैं। तो मान लो इसके आरपीएम हमने मान लिए 1400 आरपीएम। ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा आरपीएम
मान लो आरपीएम कितने 1400, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। अब आप इसमें कैलकुलेशन करके इसे भरो। अगर मुझे आरपीएम 1400 की जगह 700 आरपीएम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कितना होगा? 140 आरपीएम चाहिए तो कितना होगा? 280 चाहिए तो कितना होगा? आप इसमें साथ जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक पे निकाल लेंगे। कितने पे? जो कम वाली क्वांटिटी है उसका एक, और ज़्यादा वाली का तो ज़्यादा आएगा ही। अब हम यहाँ पे देखो इसका इसके साथ देखना चाहें तो एक पे निकालेंगे। तो आप ये बताओ आरपीएम और 1400 आरपीएम पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो हम एक पे निकालेंगे। अब एक हम कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला नहीं। अब कम वाला क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। तो हम एक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर निकालेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक, कभी भी टेबल आपके सामने मिले उस टेबल पे एक पे कैलकुलेशन कर लो। हमने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। एक लाइन अपनी तरफ से लिख लो। मैंने इसी को 1 क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं? क्योंकि ये सबसे छोटी क्वांटिटी है, वैल्यू है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। मैंने कम वाली को ले लिया। उसमें एक पे निकालेंगे, समझ लो एक पे निकालना है तो 50 पे कितना है? आप ऐसे देखो ना, 50 हर्ट्ज पे 1400 आरपीएम, तो एक पे 1400 बटे 50, तो ये आ गया आपके 28। ठीक है। अब इसको भी एक पे निकाल लो। एक हर्ट्ज पे 415 50 पे, तो एक हर्ट्ज पे 415 बटे 50 8.3, तो ये कितना आ गया? बस। अब आप कोई भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इसमें कितने का रिलेशन आ गया? 28 का। तो 700 में 28 का भाग दे दो तो यहाँ आ जाएगा 380 थोड़ी आएगा, 25 आएगा। ठीक है। और इसको 8.3 25 हर्ट्ज है ना, तो 25 हर्ट्ज को 8.3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? बोलो 207.5। और 140 5 हर्ट्ज और इधर 41.5 वोल्ट। अब इसमें कैसे करना है, तरीके अपने अपने हिसाब से आप देख लो। ये 50 है, ये 415 है, एक पे निकाल लिया। अगर मैं 50 का आधा 25 कर रहा हूँ, वैसे भी देख लो, ये 50 है, ये कितना है? आधा है, इसे भी आधा कर दो। भाई दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़ेंगे तो साथ साथ बढ़ेंगे, घटेंगे तो साथ साथ घटेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक अगर आधा हो रहा है तो दूसरा भी, बोलो। और एक ये अगर ये जैसे 1400 है, ये 700 हो गया, आधा हो गया, तो ये भी आधा, ये भी आधा। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस में आप फोकस करिए। इस तरीके से कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो हमें, अब इस कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए V/F। V/F हमको क्या चाहिए? V/F। अब इसका V/F कितना आएगा? बोलो। V/F, तो V/F आएगा, V कितना है? अब फ्रिक्वेंसी 50। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 415 ही हो, ज़्यादा कम भी हो सकता है। ना दिमाग उतना लगाओ जितना जहाँ ज़रूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं। मैंने क्या कहा कि ये ज़रूरी है 415 हो। ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कितना हो? हाथ उठाना, बोलना मत। ये जो 415 लिखा है, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कितना हो? ये डिसाइड होगा मोटर के आधार पे। हमको कंट्रोल किसको करना है? मोटर का वोल्टेज देखना होगा कितना है। मोटर के ऊपर वोल्टेज लिखा होगा ना, हमको वो चाहिए। क्योंकि हम V/F बना रहे हैं ना, जो रेशियो,
वो मोटर के लिए बना रहे हैं। मान लो मोटर पे लिखा है 3 फेज मोटर है, इस पर लिखा है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मान लो मोटर पे लिखा है, तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अब समझ में आया? जो हमारा VYF है ना, जो VYF जो मैं बता रहा हूं, वो हमारा जो VYF है वो किसके आधार पर डिसाइड होगा? इसके आधार पर। तो यहां पे V कितना है और F, तो K का मान कितना आ गया? जबकि यहां K का मान कितना था? अंतर आ गया? नहीं आई समझ में? अब ये VYF जो है ना, V और F, इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बोलो, अब ये हमारे लिए क्या हो गया? क्योंकि ये इसी के आधार पे, अब देखो ये तो 8 आ रहा है, ये 8.3 है, तो दोनों में अंतर है। मान लो मोटर पे लिखा है 3 फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका VYF निकालो। 220/50 4.4, ये 4.4 आ गया। तो हमारा जब भी BFD से मोटर कंट्रोल करेंगे तो सबसे पहले मोटर पे वोल्टेज कितना लिखा है और फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है वो होना हमारे पास ज़रूरी है। उसी से ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में घटाएगा बढ़ाएगा, और नहीं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा तो मोटर हीट हो जाएगी। अभी क्या हुआ था, हमारी वो मोटर है, ये भी मोटर आती है 3 फेज में 220 की भी आती है और 3 फेज में 415 भी आती है, दोनों तरह की मोटर आती है। बोलो, दोनों तरह की मोटर आती है। तो हमारी जो मोटर थी ये वाली, किसी ने भर दिया पैरामीटर, जबकि मोटर की डिटेल ये थी और भरी ये थी, तो उसमें क्या है कि वोल्टेज डबल होके जा रहा था फ्रीक्वेंसी का, तो हीट अपने आप ही हो जानी है। BFD प्रोग्रामिंग करें तो मोटर के पैरामीटर ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही BFD में हाथ लगाएं। पहले मोटर देखें, समझ में आया? मोटर देखे बगैर आप डायरेक्ट BFD को डायरेक्ट है नहीं कि डायरेक्ट ही चालू कर दो, नहीं, पहले मोटर को देखो। तो हमें मोटर पे क्या देखना है? वोल्टेज, और इसका नाम है बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी। ये दो पैरामीटर, बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी। बेस वोल्टेज में लिखा होगा मोटर का वोल्टेज, या वोल्टेज मार्क्ड एट मोटर नेम प्लेट, और फ्रीक्वेंसी में भी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, वोल्टेज मोटर की फ्रीक्वेंसी। मैं ना सटीक पॉइंट आपको बताऊंगा एग्जैक्ट, बिल्कुल उन सटीक पॉइंट में ना इधर ना उधर, एकदम परफेक्ट जाना है। समझ में आया? हाँ, अब आप ढूंढना सीखो। अब मैं पहले पैरामीटर बताता हूँ। अब आप डेल्टा BFD MS 300 में पैरामीटर्स, नंबर 1 ग्रुप नंबर 00 ड्राइव पैरामीटर, ये आपने नोट भी करने और याद भी करने, ध्यान रखना, क्योंकि जो पढ़ाई आप करेंगे उसे लर्न भी करना है, जिससे इंटरव्यू में आप बता पाएंगे कि हमको ये आता है। इसके आधार पर दूसरा भी स्टडी आप कर सकते हैं, है ना। अब इस ड्राइव पैरामीटर में क्या क्या आएंगे? ड्राइव पैरामीटर में आपका स्पीड कंट्रोल करना, ऑन ऑफ कंट्रोल करना, ये सब इसके अंदर आएगा। ड्राइव का रेटिंग क्या है,
ठीक है। अब आप पैरामीटरों को धीरे धीरे एक एक पैरामीटर बोलो तो मैं थोड़ा बताता जाऊंगा। इसमें 0 0 ग्रुप के पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप नंबर 01, जो 01 नंबर ग्रुप है, इसमें हमारे आते हैं बेसिक पैरामीटर। अब बेसिक में क्या आता है? बेसिक में आते हैं 2 पैरामीटर, तो मैंने आपको ये बता दिए। ये किसी भी ड्राइव के मैनुअल में पढ़ोगे तो बेसिक में ये दोनों वहाँ के बेसिक में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बेसिक में, जिनको कहते हैं फर्स्ट लेवल। बेसिक कह लो या फर्स्ट लेवल कह लो, ठीक है। जैसे आप मित्सुबिशी की BFD पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेगा, मित्सुबिशी में भी सेम ऐसे ही मिलेगा। ग्रुप नंबर 02, ग्रुप नंबर डिजिटल इनपुट, और डिजिटल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका टर्मिनल है ना, MI1, MI2, MI3, उन टर्मिनल्स के इन पैरामीटरों में जाके आप उनके फंक्शन को चेंज कर सकते हो, पिन को चेंज कर सकते हो। जैसे MI1 है, MI1 का स्टार्ट के लिए आप यूज कर रहे हो, MI2 आपने MI1 क्लॉकवाइज, MI2 एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहते हो नहीं MI1 क्लॉकवाइज रहे और MI2 जो है ना स्टॉप का करना है, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ जाना पड़ेगा, समझ में आया? यहाँ पे चेंज होगा वो इस ग्रुप में जो टर्मिनल्स हैं डिजिटल इनपुट के और डिजिटल आउटपुट के, वो यहाँ पे चेंज होंगे। बोलो समझ में आया? नंबर 3, नंबर 3 है एनालॉग, है एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। अब एनालॉग इनपुट में आपके टर्मिनल पर वोल्टेज ले रहे हो या एम्पियर ले रहे हो, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एनालॉग में आपने वोल्टेज से कंट्रोल करना है या करंट से करना है या पोटेंशियोमीटर लगा के करना है या पीएलसी से करना है, वो सब आपको इसमें जाना पड़ेगा, इस ग्रुप में जाना है। नंबर 4, मल्टी स्पीड। मल्टी स्पीड वाले जो होते हैं ना, स्पीड चलाते हैं जैसे टर्मिनल से 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, जो भी स्पीड आप चेंज करते हैं वो आपको यहाँ से पहले भरना है ग्रुप नंबर 4 में। मल्टी स्पीड है ना, तो मल्टी स्पीड के लिए जब चलाते हैं तो वहाँ पे टर्मिनल होता है। जैसे मान लो MI1, विशाल खोल लिया हो, उस पर क्या लिखा है लाइन पे? ये टर्मिनल है ना, ड्राइव पे, यही तो है ना, डेल्टा पे। अब ये तो है आपका क्लॉकवाइज स्टार्ट और स्टॉप, मतलब सिग्नल आएगा जब तक स्टार्ट रहेगा, बाद में बंद। ये काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप, और ये स्पीड 1, स्पीड 2, और दोनों को कर देंगे तो स्पीड 3, 3 स्पीड इससे मिल जाएंगी। अब MI3 मान लो मैं यहाँ पे सिम बटन लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा मल्टी स्पीड समझा देता हूँ। ये है, तो ये मान लो हमारा PB1 है और ये PB2 है, PB3, PB4। अब मैंने क्या किया कि जो ग्रुप नंबर 4 है ना, इस ग्रुप नंबर 4 में मैं फिलअप करूँगा 04 के 00 में मैंने भर दिया 25 हर्ट्ज़।
देखो ग्रुप नंबर 4 में 0 0 नंबर है या 1 से शुरू है? 0 से है ना, 0 है ना उसमें। तो मैंने कितना भर दिया? 25। अब 0 0 जो नंबर पैरामीटर है, दूसरा 0 1, तीसरा 0 2। तो जो 0 0 है ये स्पीड 1, स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 वैल्यू भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू भर दी मैंने 30 हर्ट्स, यहाँ पे भर दी 25 हर्ट्स और यहाँ पे भर दी 20 हर्ट्स। ये 3 वैल्यू मैंने भर दी। ये पैरामीटर का ग्रुप है 0 4, ये नंबर है और वो वैल्यू है। वो वैल्यू हमको भरनी है, वैल्यू फिलअप करनी है, चलानी है 25 हर्ट्स पे। तो मैंने पहले भर दिया ना वहाँ। अब मुझे मोटर चलानी है 25 हर्ट्स पे चलानी है और क्लॉकवाइज चलानी है। तो आप बताओ कौन कौन सी बटन दबानी पड़ेगी? क्लॉकवाइज चलानी तो PV1 दबानी पड़ेगी और PV1 और PV है 3, PV1 हाँ। तो क्लॉकवाइज के लिए तो मुझे PV1 दबानी पड़ेगी और 25 हर्ट्ज के लिए PV4। क्लियर है? अब मुझे चलानी है 20 हर्ट्ज पे और क्लॉकवाइज। तो 20 हर्ट्ज पे क्लॉकवाइज चलाने के लिए बोलो। हाँ, तो इसके लिए 20 हर्ट्ज के लिए PV3 PV4 दोनों और क्लॉकवाइज के लिए PV1। ठीक है, ये हम दबाएंगे तो मोटर हमारी इतने पे चलेगी। तो इसे मल्टी स्पीड का कनेक्शन टर्मिनेशन से लेके पैरामीटर तक इस तरह रिलेशन होता है। ग्रुप नंबर 3 में क्या है? एनालॉग। तो एनालॉग कंट्रोल करेंगे तो एनालॉग के टर्मिनल होते हैं। तो एनालॉग के टर्मिनल होंगे आपके यहाँ पे, एक तो +10 वोल्ट है और ACI, ABI और ACN एनालॉग कॉमन। अब ये वोल्टेज यूज करना है कि करंट यूज करना है, इसके लिए आपको पैरामीटर के ग्रुप नंबर 3 में जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप आप कि कौन सा कंट्रोल आप कर रहे हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आता है ग्रुप नंबर 5। 5 में क्या बताओ? मोटर के मोटर पैरामीटर। मोटर पैरामीटर मतलब मोटर की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, RPM। नंबर 6 प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में क्या है कि मोटर का जैसे ओवरलोड सेट करना, ट्रिपिंग सेट करना। ग्रुप नंबर 7 स्पेशल। ये स्पेशल पैरामीटर है। 8 PID। 9 कम्युनिकेशन। 9 नंबर जो है ना, ये आपका कम्युनिकेशन में आता है। जब आप कम्युनिकेशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे तब इसका यूज होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या है कि फिर ये बटन काम नहीं करेंगी, वो डायरेक्ट PLC से कम्युनिकेशन केबल जाएगी और डायरेक्ट उससे कंट्रोल होगा। ठीक है ना। 10 नंबर स्पीड फीडबैक कंट्रोल। 11 नंबर एडवांस पैरामीटर। स्पीड फीडबैक में क्या है, क्लोज लूप सिस्टम हो जाता है। जैसे मोटर कितनी स्पीड पर चला रहे हैं उसका फीडबैक भी आएगा। तो अगर मान लो फीडबैक प्रॉपर नहीं आ रहा है तो एरर आएगी और मोटर बंद हो जाएगी, है ना। 11 में आएगा सर एडवांस पैरामीटर। एडवांस। 12 में फंक्शनल पैरामीटर। फंक्शनल। और 14 में मैक्रो। मैक्रो। 13 में मैक्रो है, 14 में प्रोटेक्शन है। अच्छा 13 में मैक्रो है।
और 14 में प्रोटेक्शन लेवल 2, ये भी प्रोटेक्शन है ना, ये भी प्रोटेक्शन। और भी है, ठीक है। तो ये पैरामीटरों के ग्रुप होते हैं। अब आप कितनी गहराई में इसमें जा रहे हैं, ये भी VFD अकेला बहुत बड़ा होता है। तुम ये सोचो यही कोई छोटा नहीं है, इसीलिए कोई भी चीज़ है। 14 नंबर पे प्रोटेक्शन में दो लेवल आ गए, लेवल 1 और लेवल 2 प्रोटेक्शन में। हाँ, वो लेवल 1 है, ये लेवल 2 है प्रोटेक्शन। अब इसमें अब आप कहेंगे कि इतने सब में ज़्यादा पचड़े में ज़रूरत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक तरीका है, सबसे पहले VFD के मेन पैरामीटर आपको पता होने चाहिए, सबसे पहले उनको जानो। जैसे हमने सबसे पहला पैरामीटर क्या निकाला, बेस फ्रीक्वेंसी। भाई मोटर की फ्रीक्वेंसी ले लो सबसे पहले, मोटर का वोल्टेज ले लो, ये दो लेने ही लेने हैं। तो आप लिखो VFD के मेन पैरामीटर्स, VFD मेन पैरामीटर्स जो VFD में भरने ही भरने। VFD मेन पैरामीटर नंबर 1, 2 तो ये लिख लो, 2 तो ये हैं ही भाई, ये तो हमने मोटर से उठाए VFD को दे दिए, ये तो ज़रूरी है, VFD काम इन्हीं पे करेगी, ये तो मस्ट है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि फ्रिक्वेंसी ऐसा ना हो, VFD की फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा, VFD तो आती है 200 हर्ट्ज़ की, 400 हर्ट्ज़ की, मोटर तो हमारी 50 की है, तो ऐसा ना हो कहीं गलती से कोई 200 तक चला जाए तो ओवरशूट हो जाएगी ना मोटर। तो इसीलिए हमको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बननी पड़ेगी कि भाई हमें इतने तक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, तो लिखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तीसरा, हाँ, VFD की फ्रिक्वेंसी तो 400 हर्ट्ज़ भी होती है, 200 भी होती है, तो वहाँ तक थोड़ी जाना हमें। अगला लिखो मिनिमम फ्रिक्वेंसी, भाई मिनिमम कम कितनी रखनी है, कम से कम 0 रखनी है, 0 लिख दो। मैक्सिमम में कितना है? 50। अब मोटर की तो हमारी 50 होती है, तो हम तो 50 लिखेंगे। अगर 60, हाँ 60, अमेरिका में 60 चलती है और अपने यहाँ 50 चलती है, तो हमने 50 लिख दिया। और बोलो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0। और मल्टी स्पीड। अगला आता है एक्सीलरेशन टाइम, वो ज़रूरी है। एक्सीलरेशन टाइम ये भी इसमें मेन में आता है। एक्सीलरेशन टाइम और डी एक्सीलरेशन टाइम, ये 2 पैरामीटर हैं।